Good morning, all dear students. Today we will start our new chapter of civics, and its name is Why We Need Parliaments. आज हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है Why We Need Parliaments, कि हमें पार्लियामेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है उसको हम हिंदी में संसद कहते हैं। तो जो संसद है, संसद में आपको पता है कि दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। तो कोई भी जो कानून का, किसी भी लॉ या कानून का जब हमें डिसीज़न करना होता है, निर्णय लेना होता है, तो हम उसमें पार्लियामेंट में ही उस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे इतने बड़े देश के लिए, जहाँ की जो कि हमारा सेक्युलर है इंडिया, तो वहाँ हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो कि वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट जो इंडिया है वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी कि संसदीय सरकार ही क्यों है। तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री है इंडिया में, वो एक गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो इसके काउंसिल यानी जो परिषद मंत्री होते हैं, उन सब की ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब उन सब की ये जिम्मेदारी है कि जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, है ना, वो जिसमें होते हैं, लोकसभा में होते हैं, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीपल इलेक्ट होते हैं, यानी जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर कहलाते हैं। तो ये पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो दो तरह के होते हैं, जो एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो लोगों द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो उसके काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, जितने भी अफेयर्स हैं उनको वो लोकसभा में कॉन्फिडेंशली हैंडल करते हैं। तो द पार्लियामेंट made this laws stand for power by expressing no confidence against the prime minister and his council of ministers. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो उसकी काउंसिल है, जो उसके मंत्री परिषद है, वो तब तक ही कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं, यानी कि जब तक ही वो अपनी सत्ता का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि उन पर विश्वास किया जाए। जब उन पर अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया जाता है, यानी कि उन पर जब विश्वास नहीं किया जाता, तो क्या है, उनको अपनी पावर से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो अपने पार्लियामेंट सिस्टम में एक पोजीशन बनाए हुए हैं। The take off point of democracy is the idea of consent that the desire। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम एक डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्सेंट है ना, कि ऐसा विचार, तो हम कह सकते हैं कि जब सहमति हो, है ना, कि डेमोक्रेसी में सहमति यानी कि सबकी जो है एग्रीमेंट वो होना बहुत ज़रूरी है, उनकी इच्छा ज़रूरी है। अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों का सहयोग और प्रतिनिधियों का सहयोग जब तक है तभी तक वो अपने मंत्री परिषद में रह सकते हैं। अगर कोई डिसीज़न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करती है एंड डिसाइड अबाउट हिज फंक्शनिंग, तो हम कह सकते हैं कि जब लोगों का डिसीज़न है तो वो कौन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही उसको क्रिएट करेगी और उसके बारे में फंक्शन करेगी, यानी कि काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ जो पार्लियामेंट है वो कैसे होता है, यानी कि पार्लियामेंट कैसे बनती है, यानी कि उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं और उनको क्या कहते हैं। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं सदन। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस कहते हैं उसे, और इसमें क्या, रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और इसको हम पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। क्यों? इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लोग भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट को। हालांकि
ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, हालांकि वो इस हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं, फिर भी वो एक ज़रूरी पार्ट है। द प्रेजिडेंट हैज़ बीन असाइंड सर्टेन पावर्स एंड फंक्शन, जो भी पावर्स होती हैं वो हमारे प्रेजिडेंट के पास होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो यूज़ करते हैं वो प्रधानमंत्री का यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन हाउस के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि राज्यसभा में मेंबरशिप और इलेक्शन कैसे होते हैं। राज्यसभा, जिसको कि हम अपर हाउस बोलते हैं, एक परमानेंट बॉडी है, और ये परमानेंट बॉडी है, इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट एक्सीड्स 250। जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, यानी कितने सदस्य बन सकते हैं, 250 से ज़्यादा नहीं बन सकते। आउट ऑफ दी, इसमें से जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। किसके बेसिस पर? एक्सीलेंस इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य के आधार पर। साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। यानी कि 250 सदस्य तो चुने ही जाते हैं, लेकिन उसमें जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि वो किस आधार पर मनोनीत करते हैं कि उनका लिटरेचर में नॉलेज, साइंस और आर्ट में उनके इंटेलिजेंसी को देख के। तो राज्यसभा इज़ द बॉडी रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। तो राज्यसभा एक ऐसे स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंडियन यूनियन को। अब जो इस इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, किसके आधार पर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। किससे? जो हमारा मत देने का अधिकार है ना, एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, उसके आधार पर हम राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बट ऑल द स्टेट डू नॉट सेंड इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। लेकिन सभी स्टेट्स में इक्वल नंबर नहीं होते हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो इनका जो रिप्रेजेंटेड है किस पर बेस होता है? पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर 250 है, इसका मतलब है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर हम 250 इलेक्ट करते हैं। अगर उससे बड़ी स्टेट है, द बिगर स्टेट गेट्स बिगर रिप्रेजेंटेशन एंड स्मॉलर वंस हैव लेसर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि अगर कोई स्टेट छोटी है तो वहाँ पर कम सदस्यों, मतलब राज्यसभा के कम सदस्यों का चुनाव होगा। वाइल वन ऑफ बिग स्टेट्स लाइक यूपी हैज़ बीन असाइंड 31 सीट। लेकिन जैसे कि यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे जो है 31 सीट असाइन की गई है, और स्मॉलर स्टेट लाइक सिक्किम एंड त्रिपुरा सेंड ओनली 1 मेंबर ईच। और वहाँ पे जैसे कि स्मॉलर स्टेट्स हैं, सिक्किम है, त्रिपुरा है, तो वहाँ पे केवल एक ही मेंबर्स को वहाँ पर असाइन किया जाता है। दिल्ली असेंबली इलेक्ट 3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दिल्ली असेंबली से वहाँ पर 3 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। पुडुचेरी से 1, और अदर यूनियन टेरिटरीज़ हैं आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। लेकिन अदर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ, यानी पुडुचेरी और दिल्ली को छोड़कर जो है राज्यसभा के और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर असाइन नहीं किए जाते हैं। हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि उनकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि वो भारत के नागरिक हों और उनकी एज कम से कम 30 वर्ष हो। उन्हें एक ऐसी शपथ लेनी चाहिए कि स्टेट दैट विल हैव बियर ट्रू फेथ एंड अलाइंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो जो भी काम करेंगे वो भारत के लिए वफादारी से करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव 1951 के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन द स्टेट फ्रॉम विच इज़ सीकिंग इलेक्शन फॉर राज्यसभा, कि उन्होंने अपना रजिस्टर राज्य के वोटर के रूप में करवाया हो, यानी कि वो उस राज्य के वोटर भी हों। लेकिन 2003 में क्या था, जो प्रोविज़न थे, 2 प्रावधान बनाए गए। क्या बनाया था कि एनी इंडियन सिटीज़न कैन कॉन्टेस्ट द राज्यसभा इलेक्शन, कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट यानी कि लड़ सकता है, और इलेक्शन जो होगा वो वोटिंग सिस्टम से होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।